सभी बच्चों को माफ कर जय हिंद जय भारत। वापस इलेक्ट्रिक चार्जेस पे हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हैं। अब सब कुछ जितनी भी चीजें आएंगी सब गॉस लॉ पे प्यारे बच्चों निर्भर करेगी। ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक और है अपने पास। उसके बाद है फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट, पीछे की एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप केमिस्ट्री चाहे आप मैथ्स, एनसीईआरटी करना मत भूलिए। एनसीईआरटी अगर आपने कंठस्थ कर ली तो आपको कोई नहीं रोक रहा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने। पीछे की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बच्चों करना यार। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। आपको पता है गॉस लॉ, फॉर अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस को आप क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है। फॉर अ क्लोज सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E vector dot dA vector equals to चार्ज इनसाइड। अच्छा, ये वर्ड याद रखना भूल रहा हूं, तो चार्ज रहेगा वो कहाँ का रहेगा? अंदर का। ये हमने इंटीग्रेट किया था ना एक पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया को, आपको याद होगा। इसलिए अब गॉस लॉ को ऐसे आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से। गॉस लॉ की फॉर अ क्लोज सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक पहले समझिएगा। आपको बोलेगा फॉर बोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जाते जाते मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा और ये सारे टॉपिक्स दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप देखेंगे तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। बोलेगा आपसे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire। पहले समझिएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है और आपके पास एक वायर है। ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, और इस पे मान लीजिए है पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज मान सकते हैं आप। और ये वायर कितनी लंबी है बच्चों? हमको नहीं पता। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? इस वायर के द्वारा यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? आपको पता है अवे, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड रहती है। बंद कर दीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड क्या रहेगी आपको पता है? आउटवर्ड। एक वर्ड यूज करते थे उसका क्या? रेडियली आउटवर्ड बोला करिए। ठीक है। अब आपको इस वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो निकालनी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, हर कहीं चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के लिए बनेगी। सारे चार्ज के लिए लाइंस नहीं बना हुआ। यहां भी बनेगी, यहां भी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी। अब कैसे पता करें आप इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस वायर से आर मीटर दूर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। यहां यहां ले लीजिए, आर मीटर दूर
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हाथ ऊपर करके बताएं क्यों नहीं यूज कर सकते? ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, बताइए, सोचिए, पढ़ते हैं क्यों? भैया ये फॉर्मूला हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए यूज करते हैं। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज। यहाँ बहुत छोटा चार्ज नहीं है, यहाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है भैया, लेकिन ये फॉर्मूला हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? रिमेंबर, कभी फंस जाए, टीचर को जवाब देना आना चाहिए। ये फॉर्मूला हम इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज। तो भैया फिर कैसे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड? हमारे पास गॉस लॉ है, और गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर आपको याद। हाँ यार भैया, जो गॉस लॉ कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट BA वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन परमिटिविटी। आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो गॉस लॉ यही काम आता है। गॉस लॉ ऐसी जगह काम आता है जहां पे आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, लेकिन फॉर द पॉइंट चार्ज। जब आपके पास बंडल ऑफ चार्जेस हो, भयंकर चार्जेस हो, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको निकालनी है, तब आप लेते हैं गॉस लॉ का सहारा। याद रखेंगे इस कंसेप्ट को प्यारे बच्चों, हर कहीं। अगर मैं स्फीयर की बात करूं आपके सामने, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, यहां पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या यूज नहीं कर सकते? K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू K इंटू चार्ज अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर इज ओनली यूज फॉर द पॉइंट चार्ज। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा गॉस लॉ। उस गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते। अब आपको पता है गॉस लॉ की कुछ कंडीशंस। पहली कंडीशन, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस। आपके पास एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, एक बंद सरफेस होना चाहिए। उस बंद सरफेस, उस क्लोज सरफेस को गॉस लॉ में कहा जाता है गॉसियन सरफेस। उस क्लोज सरफेस का नाम आज से आप क्लोज सरफेस ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो आपको यहां पे, कहां पे, एक गॉसियन सरफेस बनाना। अच्छा, ये चार्ज कैसा है? भैया ये चार्ज लीनियर है। लीनियर मतलब सीधा 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 सीधा। याद रखिए, जितने भी लीनियर चार्ज होंगे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, अगर ऐसा रहेगा तो भी लीनियर चार्ज है, ऐसा है तो भी लीनियर चार्ज है, ऐसा है तो भी लीनियर चार्ज है, ऐसा है तो भी लीनियर चार्ज। जितने भी लीनियर चार्ज का गॉसियन सरफेस आप बनेगा ना, उस सिलेंडर में लीनियर चार्ज, ये लीनियर चार्ज है, इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंडर। ये लीनियर चार्ज है, गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंडर। ये लीनियर चार्ज है, गॉसियन सरफेस बनेगा जो सिलेंडर। किसके लिए? लेकिन सिर्फ लीनियर चार्ज। आप क्या निकाल रहे हैं पहले ये पकड़िए। आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक आपके पास बहुत लंबी वायर, बहुत लंबी वायर है, उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। आपको उस वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो निकालनी है। यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है, यहां भी बन रही है। कैसे निकालें? क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब किसकी बात हो रही हो? पॉइंट चार्ज। यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ मेनी चार्जेस।
ठीक है, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे क्या, गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ यूज करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस याद रखिए, फॉर द लीनियर चार्ज इज ऑलवेज अ सिलेंडर। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं एक नया एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन सारे याद होने चाहिए, ये नहीं अपन 5 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो आप एक्सप्रेशंस भूल जाए। एक्सप्रेशंस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक याद। तो चलिए स्टार्ट करें, आइए। तो अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं मन लगा के थोड़ा सा। तो चलिए एक अपन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश में लिखना जरूरी। Let us consider infinitely long charged wire. Let us consider infinitely long charged wire. Let us consider infinitely long charged wire whose length is L. Length ले लेते हैं, ठीक है। Let us consider infinitely long charged wire and let us suppose its length is L. अब इनफाइनाइटली है, कुछ भी लेंथ हो सकती है, हमने L ली। फोकस करिएगा बच्चों, इजी नहीं है, ठीक है। अब यहां से R डिस्टेंस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। ये R डिस्टेंस पे, तो हम R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हम बनाते हैं क्या, सिलेंडर। ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस, आर सिलेंडर इज रेडी, ठीक है भैया। हमें याद रखना, हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेशन किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो सिलेंडर है आपको पता है, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस। ये जो चार्ज है इसके द्वारा फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, हाँ भैया, फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, हाँ भैया, और फ्लक्स कहां से निकलेगा भैया, फ्लक्स पूरा यहां से भी निकलेगा, ठीक है। मतलब अगर ये सिलेंडर है तो फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फ्लक्स कर्व सरफेस से भी बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स बेसिकली कितने सरफेस से बाहर निकल रहा है भैया, एक तो टॉप से बाहर निकलेगा, फ्लक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके बाहर जाएंगी वो है ना फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। तो भैया जब हमने इसको गॉसियन सरफेस मान लिया तो चार्ज तो अंदर है, अब अंदर से चार्ज पॉजिटिव है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल मूव रेडियली आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ जाएंगी, तो बाहर की तरफ ऊपर से भी निकलेगी, बाहर की तरफ नीचे से भी निकलेगी, बाहर की तरफ कर्व सरफेस एरिया से। तो फ्लक्स निकालते हैं, आइए। तो फ्लक्स 3 जगह से निकलेगा, ठीक, टॉप से, टॉप फ्लक्स, प्लस कहां से, बॉटम फ्लक्स, प्लस कहां से, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया। 3 जगह से फ्लक्स निकल रहा, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है भैया। सबसे पहले टॉप से निकालते हैं फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकाल। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और यहां 1 लगा दो, 1 मतलब इस वन से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर,
यहां 2 लगा दो, कौन से वाले, ये 1 हो गया आपका, ये हो गया आपका 2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, री लगा दो, यहां 3 कौन सा है, ये कर्व सरफेस ए। सबसे पहले आ जाते हैं टॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम टॉप की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं अच्छे से। तो आपको पता है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, हाँ भैया ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। आपको पता है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, हाँ भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएंगी भैया, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, हाँ भैया ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के रहता है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही जाएगी, जोई 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 जोई। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। सिंपलीफाई कर टोटल फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। सबको पता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का फॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं किसी। प्लस दूसरे सरफेस के लिए आ जाते हैं, अब बात कर रहे हैं इस सरफेस की। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, आपको पता है, ठीक है। और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो ऐसी या तो ऐसी, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, 90। आई सिंपलीफाई, तो ई डी कॉस 90 प्लस, अब बात है कर्व सरफेस की। ये है हमारा कर्व सरफेस, मेहनत करिएगा, दिमाग लगाइए। ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। एरिया वेक्टर क्या होता है, जो सरफेस के रहता है परपेंडिकुलर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी चलिए स्टार्ट करते, तो ये हो गया ई डी कॉस 0 डिग्री, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो cos 90 0 होगा, cos 90 0 का क्या बचा, इंटीग्रेशन ई डी cos 0 कितना होता है, बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी बचा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी होता है ए बाय ए। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। भैया से सुनना, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है, 2πr(h). ये मैं हर छोटे बच्चे को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ उनको कि जब 12वीं में तुम मैथ्स लोगे तो तुम्हें फंसेगा जरूर, मैथ साइंस लोगे तो फंसेगा जरूर। इसको याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम कभी नहीं आता, उसमें सिर्फ ये वाला एरिया आता है। कर्व सरफेस एरिया में टॉप एरिया बॉटम एरिया कभी नहीं आता, सिर्फ ये वाला जहां में पानी ठंडा लगता है वो एरिया आता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr(h), 2πr(h), 2πr(h). तो लिख देते 2πr(h) हमने लिया था एल, क्योंकि हमें पता है ये एल लिया था हमने, तो ये भी क्या हो गया एल हाइट, और ये भी क्या हो गया एल। फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज इनसाइड अपॉन परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली 2πr, ये जो बनता है एल, इसकी वैल्यू निकालनी। एल याद रखिएगा बच्चों, एल हमने लेंथ ली थी, लेकिन ऐसे कैसे हम किसी इनफाइनाइट की लेंथ को एल मान सकते हैं। शुरू में आपके दिमाग में आया होगा, बिल्कुल सही। तो अब इससे हम पार करें, कभी भी ऐसी सिचुएशन लेंथ, तो भैया लेंथ तो हम यहां पे यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा को बोलते हैं
चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट, मतलब पर मतलब अपॉन क्या, लेंथ। मतलब इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है, एक पर्टिकुलर लेंथ में भैया 3 चार्ज है, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने चार्ज है, 4, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने चार्ज है, 5। वो पर्टिकुलर लेंथ हमें पता ही नहीं है, तो हमने उसको क्या ले लिया, लैम्डा। भैया इस पर्टिकुलर लेंथ में कितने चार्ज है, 6, इस पर्टिकुलर लेंथ में कितने चार्ज है, 12। भैया ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो चलिए, लैम्डा चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, सॉरी चार्ज को बोलते हैं क्यू, और लेंथ क्या है हमारे पास, एल। यहां से एल की वैल्यू निकालिए, 2 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। हाँ भैया, तो हो गई लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू चार्ज, तो एल इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लैम्डा। ठीक है, एल की वैल्यू डालती, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई इनटू लेंथ की वैल्यू हो गई चार्ज अपॉन, इसको लैम्डा को आज से आप चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी मतलब घना, चार्ज कितना घना है, कहां पे कितना घना है, एक पर्टिकुलर लेंथ में चार्ज कितना घना है, तो इसको आप चार्ज डेंसिटी भी नाम दे सकते हैं। अच्छा नाम है चार्ज डेंसिटी। छोटे छोटे टर्म याद रखें। तो चलिए फाइनली निकालते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लैम्डा चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, चार्ज आ गया नीचे, 2 पाई भी आ गया नीचे, तो हो गया क्यू इंटू लैम्डा अपॉन परमिटिविटी इंटू 2 पाई इंटू क्या, चार्ज इक्वल्स टू, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया इसका एक्सप्रेशन, चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इंटू 2 पाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके द्वारा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। और ये क्या है भैया, समझना बच्चों, देखो ये नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया, ये आया नहीं तो कुछ नहीं आया। आपको 10 बार बोल रहा हूं, ये समझ आना ही चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, एक बार और फिर से देख। चलिए, तो लैम्डा के बारे में भैया आपको समझाएंगे, फिर शुरू करेंगे। देखो यार बच्चों, इतनी वायर में कितने चार्ज है मुझे बताइए। भैया 3, मान लो ये है 4 से, तुम बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, 4 चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट है कितने, 4 सेंटीमीटर में, चलो 3, ठीक है। अब अगर यही मैं बढ़ा दूं, तो तुम बोलोगे 4 चार्ज प्रेजेंट है 4 सेंटीमीटर में, बढ़ा दूं, 5 चार्ज प्रेजेंट है 4 सेंटीमीटर में, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं यार ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम क्या बोलोगे, इनफाइनाइट चार्ज प्रेजेंट है इनफाइनाइट लेंथ में, तो मतलब इनफाइनाइट चार्ज मतलब चार्ज क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, वो डेंस हो गए, उनकी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, उनकी मात्रा बढ़ गई। उनकी मात्रा क्यों बढ़ी, क्योंकि लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो इसी लैम्डा को यूज किया जाता है, इसको आप कहते हो चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा, तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा, इसको ये भी बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन क्या, लेंथ। ये नाम याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रखोगे। अच्छा, ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वायर क्या हो, इनफाइनाइटली लंबी हो, तो नहीं पता ना उसकी लेंथ।
लेंथ पता होती तो चार्ज ही पता कर ले, लेंथ ही नहीं पता। तो हमने भी बोला जब लेंथ नहीं पता तो भैया चार्ज नहीं पता रहेंगे, तब इस टर्म का उपयोग किया जाता है जब आपको वायर की लंबाई इनफाइनाइटली लंबी दी हो, तो एट दैट इन दैट केस आपको यूज करना है लैम्डा का। लैम्डा को आप बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को आप बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी भी मैंने आपको बताया लैम्डा, जिसको हमने क्या नाम दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फॉर्मूला हमने बताया लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। इसी प्रकार एक होता है सिग्मा, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब मैंने आपसे बोला है प्लेट, उसमें चार्जेस, आप गिन पाओगे कितने चार्ज? इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, चल गिन पाओगे नहीं? नहीं, तब अपन यूज करते हैं सिग्मा, और इस सिग्मा को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। टर्म्स पकड़ना, लैम्डा चार्ज पर यूनिट में, सिग्मा चार्ज पर यूनिट। ये तब यूज करेंगे जब एक प्लेट होगी, इनफाइनाइटली लंबी प्लेट होगी, इतनी लंबी प्लेट होगी, उसमें इतने सारे चार्ज होंगे, आप कहां से निकालेंगे? ये दो टर्म्स पकड़, भाई वापस आते हैं और सोचिएगा, ध्यान लगाइएगा, मेहनत। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके द्वारा? आपको पता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन परमिटिविटी इनटू आर था, आर था, हम आर भूल गए लिखना, है ना? आर ही लिखना भूल अपॉन क्या आ गया, 2 पाई आर। पहले फॉर्मूला रटा होना चाहिए। वापस फिर से आ जाते हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक चीज, फाइंड द, गिव मी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दो बार और डिराइव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इनटू 2 पाई आर। अच्छा देखो, अब इन दोनों में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रेडियस जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, कम। रेडियस को कम करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाकी तो सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, परमिटिविटी 2 पाई की कांस्टेंट, इन सब की। चलिए आते हैं, दोबारा और देखेंगे नेक्स्ट। लेट अस कंसिडर, जागे रहिएगा, मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा। लेट अस कंसिडर infinitely long charged wire whose length is L। यहीं पे लोग मेरे से कंफ्यूज हो जाते, अबे तू बोल रहा है पता इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो एल क्यों ले रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, अभी इसका रीजन दूंगा, ये एल भी अभी अलग हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें पता है ये लीनियर चार्ज है, तो बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं? नहीं, वो फॉर्मूला यूज होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ से। इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, और लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा क्या बनेगा, सिलेंडर। तो लेट अस कंसीडर सिलेंडर, लेट अस कंसीडर wire which contains infinite charge। अब एक अपन सिलेंडर बना लेते हैं।
सिलेंडर का रेडियस भी हो गया आर। अब आपको पता है ये अंदर सिलेंडर के अंदर चार्ज है भयंकर सारे। तो अब ये सिलेंडर के अंदर से ये चार्ज बाहर फेंकेंगे, रेडियली आउटवर्ड फेंकेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्या रेडियली आउटवर्ड फेंकेंगे आपको पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और वही कहलाता है फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस। तो भैया देखते हैं कितने सरफेस से ये बाहर फेंकेंगे। भैया सबसे पहले तो ऊपर के सरफेस, ठीक है, सरफेस वन। फिर भैया नीचे के सरफेस से भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर भैया एक कहां से? कर्व सरफेस। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा नीचे के सरफेस से ऐसे आएंगी, नहीं नहीं, ये वायर तो और लंबी हो जाएगी। आप सोचोगे नीचे के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ही जा रही है, साइन साइन, रेडियली कहां जा रही है? आउटवर्ड। मेहनत करिए। और तीसरी कहां से आएंगी भैया? आपको पता है तीसरी आएंगी मस्त वाले कर्व्स। टोटल फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स आएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस वन, मतलब टॉप, टॉप लिख दूं तो अच्छा रहेगा, प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम, और लास्ट आएगा आपको पता है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू टॉप फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, प्लस आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए डी वेक्टर, टोटल फ्लक्स। आइए डी ए वन की बात करें, ये रहा बस। तो आपको पता है जो एरिया वेक्टर रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब टॉप सरफेस के एरिया वेक्टर ये। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली क्या है? आउटवर्ड। ये सब बना के दिखाइए। एरिया वेक्टर डीए वेक्टर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा? एंगल 90। तो अब आपको आगे बढ़ना, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। डॉट प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, आपको बनता है ना डॉट प्रोडक्ट सबको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, थीटा मतलब 90। दूसरे के लिए आते हैं, यहाँ पे भी आपको पता है एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नीचे की बात करूंगा तो भी एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ जाता है, आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है ये जा रही है, एंगल हो गया 90। तो चलते, तो हो गया कितना बच्चों? ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन। तीसरा सरफेस आपको पता है आपका कर्व सरफेस है, ये रहा कर्व सरफेस। तो एरिया वेक्टर ये रहा सरफेस के बाहर, ऐसा यहां से बना, ये एरिया वेक्टर। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यही डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। तो हो गया ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स आपको पता है cos 90 0 cos 90 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी cos 0 होता है 1। आपको पता है E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी। आपको पता है फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी होता है ए। ए, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया। रिमेंबर कभी भी काम आ सकता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ए। तो ले लेते हैं फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर, और हमने लिया है एल, ये हमारा एल दिया। अब ये जो एल, देखो वो बोला था ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो अब ये एल आप अपने मन से कैसे मान सकते हो किसी भी इंफिनिटी की लेंथ को एल? तो हम इससे पार पाने के लिए यूज करेंगे हम चार्ज पर यूनिट लेंथ का। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा।
इसका उपयोग तभी करते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, जब हमें लेंथ ना पता हो तब। तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा हो गया चार्ज हो गया, क्यू लेंथ क्या हो गई एल। यहां से हम एल की वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू क्यू। तो एल इक्वल्स टू चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी। तो फ्लक्स आ गया ई इंटू 2 पाई आर, और एल की वैल्यू आ गई चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी। अब अपन किसकी वैल्यू पुट करते हैं भैया, फ्लक्स की। वो होती है चार्ज इनसाइड अपॉन परमिटिविटी equals to E into 2 pi R into Q upon charge density। अब आपको पता है इसको यही रखना है, बाकी सबको इधर उधर ले जाइए। क्यू क्यू तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये गिरा ऊपर, ये आया नीचे, क्यू आया नीचे। तो चार्ज इंटू चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर इंटू चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया कैंसिल। तो चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इंटू सरकमफ्रेंस, मतलब आपको बोल दो 2 पाई आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक। नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या, बोलिए क्या होगी, जोर से बोलो, बोलिए। न्यूटन पर कूलम। यहां भी वही आई, निकालिए। आपको पता है यूनिट निकाल रहे हैं जरा मेहनत। लैम्डा की यूनिट क्या हो भैया, हमको पता है लैम्डा है चार्ज। चार्ज होता है कूलम, लेंथ होती है मीटर, कूलम अपॉन मीटर। जागे रहना प्लीज। कूलम अपॉन परमिटिविटी, आपको पता है परमिटिविटी वैल्यू क्या होती, बोलिए। परमिटिविटी की वैल्यू वैल्यू 8.85 10 to the power, आगे और इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 कूलम से 1 कूलम कैंसिल, और ये मीटर भी कैंसिल। न्यूटन ऊपर चला गया, कूलम नीचे, तो हो गया मीटर पर। इस तरीके से अपन ने डिराइव किया। आपको एक बार और बता देता हूं मैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूं। अब हम लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट। अभी अपन ने किस पे किया था आपको पता है, अभी अपन ने वायर पे किया था, प्लेट पे करेंगे। वायर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो गया, हाँ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी इनटू 2 पाई आर। ऐसा यूनिट आपको पता है, न्यूटन पर कूलम। जल्दी जल्दी एक बार और देख लीजिए, फिर ब्रेक पे आ। ये हो गई आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पे आपको एक गॉसियन सरफेस, मतलब एक क्या बनाना पड़ेगा, सेट। इसकी लेंथ आपने क्या मान ली, रेडियस तो आपके पास आर होगी। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा 3 जगह से निकलेगा, फ्लक्स थ्रू द टॉप प्लस फ्लक्स थ्रू द बॉटम प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। फ्लक्स थ्रू द टॉप इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर, इसको 1। यहां से निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए 2 वेक्टर, इसको लिख दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए 3 वेक्टर, इसको लिख दीजिए। तो फ्लक्स आपको पता है, यहाँ एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 90 0, यहाँ भी 90 0। बचा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 ने।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के कोइंसाइड करेंगे ऊपर। तो टोटल फ्लक्स आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाइए, चार्ज इनसाइड अपॉन परमिटिविटी, ई कांस्टेंट है बाहर, एरिया वेक्टर हो गया अब डी का इंटीग्रेशन ए। तो क्यू अपॉन परमिटिविटी इक्वल्स टू ई। एरिया आपको पता है 2 पाई आर एच, एच हमने लिया था एल। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, यूज करेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा इनटू लेंथ इक्वल्स टू चार्ज, तो लेंथ आ गई चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी। तो हो गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इनटू 2 पाई आर इनटू एल की वैल्यू आ गई चार्ज अपॉन चार्ज डेंसिटी, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो हो गया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता है, और जो रेडियस है वो लोग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी रेडियस को अगर कम करोगे तो फील्ड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियस को अगर बड़ा करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। आइए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज, ये हो गई हमारी प्लेट। कैसी है ये भैया, इसके ऊपर है बहुत सारे क्या चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसी भी जाएगी आपको और ऐसी भी जाएगी। क्या करें भैया, हमको क्या निकालना है, एट अ डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम E इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, आपको कारण पता है भैया क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो हम यूज करते हैं फॉर चार्ज। करके चलिए तो क्या करें, क्वेश्चन सरफेस बनाओ, ठीक है। बनाते, तो इससे हम एक्स डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है। तो चलिए गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ चार्जेस की लाइन दिख रही है, यहाँ भी लाइन लाइन लीनियर चार्ज दिख रहे हैं। तो एक क्या बना लेते हैं हम, सेल। अब शुरू करते हैं। आपको पता है यहाँ पे आपके कितने सरफेस, 3 सरफेस। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस कर्व सरफेस है। टोटल 3 सरफेस आपको, टोटल फ्लक्स आप 3 सरफेस से निकाल, फ्लक्स थ्रू राइट, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट and flux through curved surface area. इतना क्लियर, सोचिएगा। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर, इसको मान लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर, इसको मान लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री, इसको मान लेते हैं 1। हमको पता है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये सिलेंडर ऐसा है, ऐसा है, तो एरिया वेक्टर तो यही होगा ना जी, होगा नहीं होगा। अच्छा, एरिया वेक्टर ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वो भी इसी डायरेक्शन,
दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री। देखो ना, इस बार की कहानी क्या है? ये क्या है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही जा रही है, वो तो बाहर ही जा रही है। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। सेकेंड सरफेस में भी यही रोल रहेगा, आपको पता है? हाँ भैया, क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर भी ये, दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0। चलिए, क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। अब बात करते हैं कर्व्स। कर्व्स, अब कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहता है, आपको रहता है, इमेजिन कर, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगी, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट ऐसी है ना, ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही जा रही, एरिया वेक्टर ऐसा है, फील्ड ऐसी, एरिया ऐसा, फील्ड ऐसा, ये ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया, ई डी कॉस। ये मर गया भैया, बचाइए इलेक्ट्रिक, इंटीग्रेशन ऑफ ईडी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ईडी, ये क्या, वो तो लॉस लाइन की टोटल फ्लक्स, ई बाहर आ गया, डीए का एक, ई बाहर आ गया, डीए का एक, टोटल फ्लक्स क्या होगा, 2EA। फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, चार्ज अपॉन परमिटिविटी, ई मतलब एरिया। अब भैया एरिया कहां से निकालेंगे, तो आप इनफाइनाइटली ले, तो अब हम सारा लेंगे, आपको पता है सिग्मा से, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट। छोटो छोटो निकाल, तो एरिया क्या, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ, लाइन बड़ा आसान है, अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप से क्या होगा, आंसर यूं आ जाएगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो हर चीज स्ट्रांग है, मैं बंद करके क्या तूफान चलता है। फिर से मौका मिल गया भगवान का नाम। चलो, हाँ, कहाँ थे अपन, याद है आपको? अपन थे, अपने पास आ गया था Q अपॉन साइलेंट नॉट इक्वल्स टू 2EA, एरिया। अपन की वैल्यू निकालने के लिए सहारा लेंगे सिग्मा। सिग्मा को अपन कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हो गया चार्ज अपॉन एरिया, तो हो गया एरिया इक्वल्स टू चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हो गया चार्ज, इसको वहां ले जाए तो हो गया क्यू, और क्यू तो हो गया आपका कैंसिल, तो वहां गया हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया समझ?
ऐसी बात है। अगली क्लास में देखिए, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। पहले आप ये देख लो तो आपको पता चलेगा कि क्या अपन पढ़ चुके हैं, क्या बचा है, क्या नहीं, इसे आप देखना जरूर। ये अपना चैप्टर आगे ले जाता हूँ, आगे ले जाता हूँ। तो जो ये है अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जिसकी मैं आपसे इसके अपन ने 4 क्वेश्चन पूरी आनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं। ये है अपना चैप्टर। अभी अपन इस टॉपिक ये इनफाइनाइटली प्लेट शीट, अभी अपन ने ये किया है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। इससे पहले अपन ने किया था मस्त सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा कॉस। उसके पहले अपन ने प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर किया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पहले इलेक्ट्रिक। तो ऐसा आपको देखते रहना है, देखते देखना है, आगे बढ़ना है। और बात समझ आ गई? फिर अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है अभी। हाँ। अरे भैया ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसलिए हमने सिर्फ ड्राइव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। राइट, चलो ठीक है। तो आज का असाइनमेंट आपको देता हूँ, है ना? अगर अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया, कौन सा, इनफाइनाइट प्लेन, इस तो आप इसको डिराइव करके